हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है बिरसा मुंडा क्लासेस में। तो आज का क्लास इतिहास से संबंधित है। ये क्लास हम लोग का दो हो जाएगा। जो भी एसएसटी के अंतर्गत इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये इतिहास का क्लास है। झारखंड टेट यानी जे टेट, बिहार में जो अभी टीचर बहाली आने वाला है बीपीएससी के द्वारा TRE पॉइंट 4.0 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जितना भी बनाया गया है सभी एनसीईआरटी को आधारित बना के ये क्वेश्चन लाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप सब ये क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन को पहुंचाइए ताकि मैं ये क्लास को आप लोगों के बीच लगातार कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए आप लोगों के बीच ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, इसका सवाल का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास लिखने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों है, बताइए उसको। ऑप्शन देखिए, ए है भविष्य बताना, बी में है अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, सी है कहानियां बनाना और डी है मनोरंजन करना। क्या होगा इसका आंसर? तो इतिहास जो है ये मनोरंजन करने के लिए नहीं है, कहानियां बनाने के लिए नहीं है, भविष्य बताना नहीं है। ये क्या है? अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी वैज्ञानिक अध्ययन क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्रमबद्ध तरीका से इसका विश्लेषण, खोज किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको, इसमें कोई चीज रहता है हकीकत चीज को खोजा जाता है। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में उतना साल पहले क्या हुआ उस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैज्ञानिक जो पुरातात्विक विभाग रहता है उसका वो उत्खनन के द्वारा उसका पता लगाता है और हम लोग के बीच में वो चीज़ रखा जाता है। तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे, अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के बीच आ गया है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इतिहास के स्रोतों का मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? आपसे पूछा जा रहा है इतिहास का जो है कितने रूप में बांटा गया है, उसका स्रोत का उसको बताना है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। कितना रूप में बांटा गया है? चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर लॉक कर पा रहे हैं आप लोग, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2 रूप में। कौन कौन है? पहला आपका आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसको बोला जाता है? ये भौतिक अवशेष रहता है, जैसे उत्खनन के द्वारा मिलता है, हड्डी हो गया या कोई मूर्ति मिल जाता है, तो उत्खनन के द्वारा किया जाता है। दूसरा है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत किसको बोलते हैं? जिसके अंतर्गत कोई विदेशी यात्री हो गया, उसके द्वारा जो लिखा गया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मेगास्थनीज जो इंडिका लिखे हैं, वो सारा चीज आ जाएगा साहित्य स्रोत के अंतर्गत। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिलालेख किस प्रकार का स्रोत है? शिलालेख किस प्रकार का स्रोत है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है मौखिक, बी में है साहित्य, सी में है पुरातात्विक और डी में है धार्मिक। बताइए शिलालेख किसको बोलते हैं? सबसे पहले उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बता पाइएगा कि आखिर होता क्या है शिलालेख। शिलालेख किसको बोलते हैं? कोई भी पहाड़ हो, पर्वत हो या कोई राजा महाराजाओं के द्वारा दो स्तंभ बनवाए जाते थे, उसमें जो खुदवाया जाता था उसी को शिलालेख बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 का आंसर दीजिए। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर सी लॉक कर पा रहे हैं बिल्कुल सही है, पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, पुरातात्विक। यानी ये जैसे अशोक का 13वीं शिलालेख, उसमें जो अशोक जो महान राजा थे, वो जो विजय युद्ध करते थे, उसका कालखंड है, जीतते थे, उसके बारे में अपना धर्म का प्रचार करते थे, उसके बारे में उसमें खुदवाया जाता है, उसी को हम लोग शिलालेख कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। ताम्रपत्र में प्राय किसका उल्लेख होता है? बताइए। ऑप्शन देखिए, युद्ध का, भूमिदान का, कथा का या व्यापार का। ताम्रपत्र क्या होता है? ताम्रपत्र में राजा महाराजा अपने जो विजय उजय सारा चीज रहता था या उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। बी यानी भूमिदान, यानी राजा के द्वारा जो भूमिदान दिया जाता था उसके बारे में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले भूमिदान हो गया, सेकेंड में है कर माफी हो गया, या प्रशासनिक जो नियम कानून रहता था उसको सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा लिखा जाता था, यानी जो लिखवाया जाता था उसी में भूमिदान हो गया एक। दूसरा है कर माफी, तीसरा है प्रशासनिक कार्य
जो राज्य को चलाने का विधि व्यवस्था रहता था उसका वर्णन किया जाता था, ताम्रपत्र में लिखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी को इसमें दर्शा दिया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों पॉइंट बताएं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ देगा। अभी यहाँ पर दिया गया है भूमि, कहीं दे देगा कर माफी, कहीं दे देगा प्रशासनिक। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बीच आ गया है। सिक्के किस श्रेणी में आते हैं? जो इतिहास का स्रोत है हम लोग देखे दो ठो, कौन कौन था? एक पुरातात्विक स्रोत था, दूसरा है साहित्य स्रोत। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो सिक्का है वो किस स्रोत के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए देखिए, साहित्य स्रोत, मौखिक, पुरातात्विक या तो फिर धार्मिक स्रोत। किसके अंतर्गत आ जाएगा बताइए, जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 5 का कितने को लॉक कर पा रहे हैं? जितने को जा रहे हैं पुरातात्विक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सिक्का रहता था उसमें राजा का नाम अंकित कराया जाता था, किस काल का है उसके बारे में बताया जाता था, वहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा है उसके बारे में हम लोग जानते थे। जैसे हम लोग देखते थे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, जब वो लोग जीतते थे कौन सा सिक्का चलाते थे, चाहे गुप्त शासन काल में आप लोग देखते थे उदाहरण वो लोग अपना उसको करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। सिक्का किसके अंतर्गत आ जाएगा? पुरातात्विक के अंतर्गत आ जाएगा। और साहित्य स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? जो बुक हो जाता है, साहित्य जो लिखा जाता है उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आप लोगों के बीच में। वेद किस प्रकार का स्रोत है बताइए? मौखिक, पुरातात्विक, शिलालेख, मूर्ति। इसका आंसर बताइए। वेद है, बताइए कौन प्रकार का है? वेद आप लोग जानते हैं, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? वेद अभी हम लोग देखते हैं तो वो लिखा हुआ मिलता है, लेकिन शुरुआत में प्राचीन काल में वेद कहीं कोई लिखा हुआ नहीं था, वो मौखिक ऋषि मुनियों को द्वारा दूसरे को दिया जाता था, शिष्य को उसका शिक्षा दिया जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में ये लिखा हुआ है, वर्तमान में आपका ये साहित्य स्रोत के अंतर्गत भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ मौखिक इस आंसर हो जाएगा। अगर मौखिक नहीं रहे और साहित्य स्रोत रहेगा तो उसको भी आप लोग लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक स्रोत के अंतर्गत ये आ जाएगा। आप लोग सबको ध्यान रखिएगा, मौखिक हो गया, पुरातात्विक हो गया, शिलालेख हो गया, मूर्ति हो गया, सबके बारे में। मूर्ति भी पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आ जाता है। पुरातात्विक मतलब जो खुदाई होता है, उत्खनन होता है, उसके अंतर्गत आता है। शिलालेख पत्थर हो गया, स्तंभ हो गया, जिसमें खुदाई करके बनाया जाता है। आजकल भी देखते हैं झारखंड में आप लोग खास करके क्या होता है, जो मुंडाओं राजाओं के द्वारा जो पत्थर में उत्खनन किया जाता था, हड़गड़ी बोला जाता है, उस शिलालेख का ही एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ एक को लॉक कर दीजिएगा। अपने जो जीवन है उससे जुड़ा हुआ चीज को आप ध्यान रखिएगा, उसे समझते हुए चलिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पुराण किस प्रकार का स्रोत है? पुराण किस प्रकार का स्रोत है? मौखिक, पुरातात्विक, साहित्य या तो फिर विदेशी स्रोत। क्या हो जाएगा बताइए, 7 का जवाब दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी लिखा हुआ है साहित्य है, यानी साहित्य स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। जितने कोई ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही हो गया, राइट हो गया, साहित्य स्रोत के अंतर्गत ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सॉरी 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग के बीच आ गया है। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत है? जो विदेशी यात्री था उसका विवरण किस प्रकार के स्रोत में आ जाएगा? मौखिक, पुरातात्विक, साहित्य या धार्मिक। बताइए ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा आंसर हो जाएगा उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। ये साहित्य स्रोत हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। इसको आपको उदाहरण के माध्यम से थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जैसे विदेशी यात्री में कौन कौन आए थे शुरू में देखिए, फाहियान हो गया जो कि कहाँ से आए थे? चीन से। हेनसोंग हेनसांग हो गया, अल्बरोनी हो गया, ये सभी कोई विदेशी यात्री थे। तो ये सारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा? साहित्य स्रोत के अंतर्गत। ये लोग जो बुक लिखे हैं उसके अंतर्गत। जैसे उदाहरण के लिए लीजिएगा क्या, फाहियान। फाहियान के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था बताइए? फाहियान एक बुक लिखे थे जिसका नाम था, बताइए कितने को सही कर पा रहे हैं? फो फो कुओ की करके एक बुक लिखे थे। आने वाला क्वेश्चन में इसको विस्तृत से बताएंगे। आप लोग यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए।
जो बताते हुए जा रहे हैं एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग मजाक में मत लीजिए। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको नौकरी लेना है, वही तैयारी करे। टाइम पास करने के लिए ये वीडियो नहीं है। टाइम पास करने के लिए यूट्यूब में बहुत सारा रील है, आप लोग जाकर वहाँ देखिए। जिसको नौकरी लेना है, पढ़ाई करना है, मन लगा के पेन कॉपी पकड़ के बैठ जाइए और पढ़ते जाइए, रिविजन करते जाइए, नोट बनाते जाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इतिहास के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? यानी इतिहास के लिए, इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत, सबसे मान्य स्रोत किसको हम लोग मानेंगे, उसके बारे में आपको जवाब देना। ऑप्शन देखिए, ए है लोक कथा, कहानी, शिलालेख, उपन्यास। कौन हो जाएगा बताइए? 9 का जवाब दीजिए। लोक कथा कहानी गांव घर में जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहते आते हैं उसको बोला जाता है कहानी। और शिलालेख उपन्यास, तो उपन्यास भी नहीं आएगा। उपन्यास भी कल्पना के आधारित रहता है, कल्पना करके लोग सोच के समझ के मतलब कल्पना करके इमेजिन करके लिखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिलालेख जो रहता है राजा महाराजा के द्वारा किया जाता है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने कोई सी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिलालेख के अंतर्गत क्या होता है, जो राजा कहीं भी तारीख का वर्णन कर देते हैं, स्थान का, घटना का, या तो फिर कहीं विजय किए हैं। हम लोग देखते हैं कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध में देखते हैं अशोक ने धम का ये कलिंग युद्ध के बाद स्थापना कर देते हैं, यानी उसका जो विजय होता है, वर्तमान में उड़ीसा राज है, उसमें कलिंग राज के नाम से जाना जाता था। वहाँ बहुत खतरनाक खून खराबा हुआ था, लाखों से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, तो इसीलिए उसको शिलालेख के अंतर्गत उसको दर्शाए थे। तो ये सारा चीज किसके अंतर्गत आ जाएगा? शिलालेख। सबसे अच्छा स्रोत हम लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहित्य सब रहता है वो लोग मिट जाता है, बदला जा सकता है, लेकिन शिलालेख में जो एक बार खुदा जाता है पत्थर में, उसको बदला नहीं जा सकता है। कोई स्तंभ बनवा दिया गया है, विजय स्तंभ हो गया, शक्ति स्थल हो गया, इस प्रकार का जो रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच आ गया है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हस्तलिखित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? हस्तलिखित ग्रंथ किसको बोलते हैं? पहले अभी हम लोग देखते हैं वर्तमान में पेन कॉपी पेंसिल यूज करते हैं। उस जमाने में पेन कॉपी कुछ नहीं था। उस टाइम लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखते थे, और मोर का पंख हो गया, इस सब से लिखा जाता था। कोई जड़ी बूटी पेड़ पौधा का कलर कर करके उसी से लिखा जाता था। उसको क्या बोला जाता था? अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपियां या मूर्तियां। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडुलिपि बोला जाता था। जो हाथ से लिखा जाता था उसको पांडुलिपि बोला जाता था। का में लिखा जाता था, यहाँ ध्यान रखिएगा। दो चीजें एग्जाम में बार बार पूछा है और आने वाले समय में भी पूछाएगा। पहला हो गया क्या आपका, ये हो जाएगा भोजपत्र बोला जाता है, भोजपत्र में। और दूसरा है ताड़, ताड़ पत्र बोला जाता है। ताड़ पत्र बोला जाता है, जो ताड़ गाछ है उसका जो पत्ता में, उसमें लिखा जाता था। आप लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुने हैं, वो ताड़ का पेड़ का पत्ता में लिखे थे। और भोजपत्र किसको बोलते हैं? भोज एक पेड़ होता है जो कि खास करके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उस पेड़ का छाल में लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है भोजपत्र। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको आने वाला समय में भी देखा जाएगा। हस्तलिखित बोले तो पांडुलिपिया, पांडुलिपि किस में लिखा जाता था, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भोजपत्र या तो फिर ताड़ पत्र में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? थोड़ा देर पहले आप लोग को चर्चा किए थे इंडिका के बारे में। ऑप्शन देखिए, हवेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या फिर अल्बरूनी। कौन लिखे हैं इंडिका? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखिए 1 2 3 4। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं हैंगसांग, ये चीनी बौद्ध यात्री थे, यानी बौद्ध धर्म चीनी यात्री थे। वो भारत कब आए थे बोले तो ये हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के काल में आए थे। और ये जो बुक लिखे थे, वो बुक का नाम है सी यू की। ध्यान रखिएगा, बुक का क्या नाम है? सी यू की। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कहाँ का चीनी यात्री था। सेकंड में देखिए फाहियान, फाहियान ये चीनी यात्री थे, ये पहला व्यक्ति थे, चीन से आने वाले पहला व्यक्ति रहते हैं। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के काल में आता है। जो राजा का नाम रहता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा है, चंद्रगुप्त द्वितीय
ये गुप्त काल का रहता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? विक्रम आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बुक लिखे थे कौन? फाहियान। ध्यान रखिएगा इसका नाम है फो कुओ, फो कुओ की। ध्यान रखिएगा, चाइनीज वाला नाम बहुत खतरनाक रहता है। हवेन सांग का रहता है सी यू की रहता है, और जो फाहियान का जो रहता है फो कुओ की। ध्यान रखिएगा। और सी में देख रहे हैं आप लोग मेगास्थनीज, जो कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ये इंडिका लिखे हैं। किसके शासनकाल में आते हैं ये आते हैं चंद्रगुप्त के शासनकाल में आते हैं। और साथ ही साथ किसके, जो महान शासक बोले तो अलेक्जेंडर, सिकंदर महान रहता है, उसका सेना नायक रहता है निकेटर, उन्हीं का ये दूत बन के आते हैं। कौन? मेगास्थनी। ध्यान रखिएगा, इंडिका बुक लिखे हैं। और डी नंबर में आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कौन हो गया है? सी नंबर हो गया है। लेकिन आप लोग डी नंबर को भी देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। अल बरूनी, अल बरूनी कौन थे? ये एक फारसी लेखक थे। ये कब भारत में आए थे, किसके शासनकाल में? ये आए थे महमूद गजनवी के टाइम में। और कौन सा बुक लिखे हैं? ध्यान रखिए, किताब उल हिंद। जो बुक लिखे हैं उसका नाम है किताब उल हिंद। ये चारों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछता है और भविष्य में भी पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 ऑप्शन है, चारों का पोस्टमार्टम हो चुका है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी में कहीं लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सॉरी, थोड़ा सा आपको खांसी हो गया, उसके चक्कर में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जनश्रुति किस स्रोत का उदाहरण है? ये देखिए ऑप्शन नंबर पुरातात्विक, बी देखिए साहित्य, सी देखिए मौखिक, और डी देखिए विदेशी स्रोत। क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए आप लोग। अभी तक आप लोग नहीं। जनश्रुति का मतलब क्या होता है बताइए? जनश्रुति कहने का अर्थ है जनता का बीच, मतलब अपना जो बात है, विचार है, उसको आगे बढ़ाना, जनता के द्वारा उसको जागरूक करना। पहले जो भी शिक्षा दीक्षा होता था, वो सब खाली गुरु के द्वारा शिक्षा दिया जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता था। गांव घर में अभी भी आप लोग देखते हैं लोक कथा, लोक कहानी, ये सब होता है। बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चा लोग को सिखाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता है, उसी को बोला जाता है जन श्रुति, जन स्रोत, जन का उदाहरण। तो क्या हो जाएगा? ये मौखिक रूप से रहता था। तो ऑप्शन नंबर सी लोग लिख कर दीजिए, सॉरी क्लिक कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। आप वर्तमान में वो लोक कथा सबको भी लोग लिख रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले कोई इसका लिखा हुआ स्रोत नहीं मिलता था, बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव घर में बुजुर्ग देखते हैं, कहानी देखते हैं। अभी गर्मी का दिन पहुंच रहा है, गर्मी दिन में लोग गांव घर में, खास करके शहर का तो बात छोड़ दीजिए, घर में, शहर में तो आधुनिक जमाना आ गया है, आधुनिक समय है, टीवी मोबाइल सब उसी में बिजी रहते हैं। गांव घर में इसका सुविधा पहले नहीं था, सभी कोई बाहर आंगन में बैठ के कोई कहानी कहेगा, कोई बुजुर्ग कहेगा, और पूरा गांव घर में उसका मजा लिया जाता था। तो वही हो जाए, क्या हो जाएगा? जनश्रुति यानी मौखिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलता है? जो सिक्का रहता है उससे हमको क्या क्या जानकारी मिलता है? पहला देखिए, राजा का नाम, काल का निर्धारण, आर्थिक स्थिति, सभी। क्या हो जाएगा? इसमें तो आप लोग किसी का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी राजा अपना जीतते थे तो उस सारा चीज का वर्णन करते थे, उसके बारे में वो लोग वहाँ जानकारी देते थे। क्या क्या? राजा का नाम रहता था, कौन सा राजा है उसका। काल निर्धारण मतलब कौन काल का है, समय। आर्थिक स्थिति मतलब उस राजा कितना धन दौलत संपत्ति उसके पास है, उस सारा चीज उसको अंतर्गत देखने के लिए मिलता था। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। जितने कोई डी के साथ में जा रहे हैं, आप सभी का बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चलिए जवाब दीजिए। इतिहास लेखन का वैज्ञानिक आधार क्या है बताइए? जो वैज्ञानिक आधार है क्या है उसको बताइए। पहला है अनुमान, दूसरा है कल्पना, तीसरा है प्रमाण, और चौथा है कथा। क्या इसका जवाब हो जाएगा? अनुमान इतिहास में लगाया नहीं जाता है, कल्पना नहीं कीजिएगा, साहित्य जो लिखता है वो लोग कल्पना करता है, इमेजिन करता है। और कथा, कथा कहानी नहीं चलेगा। ये प्रमाण, इतिहास प्रमाण मांगता है कि क्या है सबूत आपके पास। खोज अन्वेषण किया जाता है, आप लोग जानते हैं, शोध किया जाता है इतिहास के अंतर्गत। उत्खनन किया जाता है, उत्खनन के द्वारा जो सिक्का मिलता है, मूर्ति मिलता है, कुछ और चीज मिलता है, उसको देख के जो पुरातात्विक विभाग के जो सर्वेक्षण करता रहता है, इतिहासकार रहते हैं, उसे लोग पता लगा देते हैं कि ये कौन काल का है,
उस जमाने में आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, व्यापार स्थिति कैसा था उसका भी पता वो लोग लगा लेते हैं उसी के अंतर्गत। तो ये प्रमाण मांगता है, ना कि कल्पना, अनुमान, ये सब के अंतर्गत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 का। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं शिलालेख हो जाएगा, सिक्के होगा, ग्रंथ हो जाएगा, इस सारा चीज इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी को लॉक कर दीजिए। यहाँ पे 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। इतिहास का पहला स्रोत क्या, मतलब क्या माना जाता है? इतिहास का पहला स्रोत किसको आप लोग मानते हैं? कौन ऐसा चीज है जिसके अंतर्गत हम लोग जान सकते हैं कि इतिहास का ये पहला स्रोत है? ऑप्शन देखिए, शिलालेख, पांडुलिपि, मौखिक परंपरा, या तो फिर सिक्का। क्या इस किसको हम लोग मानेंगे जो कि पहला स्रोत हो सकता है? बताइए, शिलालेख, पांडुलिपि, मौखिक परंपरा या सिक्का? चलिए 15 का जवाब दीजिए। 15 का सबसे पहले सिक्का, और सिक्का भी नहीं हो सकता है, और मौखिक भी नहीं, पांडुलिपि इसे भी मिट सकता है, लेकिन शिलालेख, शिलालेख ऐसा है कि कभी बदला नहीं जा सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। एक बार जब पत्थर में खुदा गया, जो स्तंभ है उसमें लिखा गया, तो ये प्रमाणित के रूप में सबसे अच्छा है। सिक्का भी रहता है, लेकिन सिक्का कभी कभी चेंज भी हो जाता है, इधर होता है फिर छपा जा सकता है, लेकिन ये आपका सटीक जानकारी होगा यानी शिलालेख के द्वारा। शिलालेख आप लोग को बताएं, कोई पत्थर में खुदवाया जाता है, कोई राजा महाराजा के द्वारा जीता जाता है तो उसका उदाहरण किया जाता है। आप लोग भारत में अभी उदाहरण के लिए करंट में समझ सकते हैं, दिल्ली में शहीद स्थल बनाया गया है, यानी शहीद स्मारक, जिसमें जितना भी सैनिक लोग इस देश के लिए कुर्बान करते हैं उसका नाम के साथ वहाँ पे बना दिया गया है शहीद स्थल। आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं, सबका नाम वहाँ अंकित कर दिया गया है, यानी वीर प्राप्त किए हैं उस सब के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का एक लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मूर्तियां किस प्रकार का स्रोत है? मौखिक स्रोत, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, या तो फिर विदेशी स्रोत? किस स्रोत में हम लोग रखेंगे मूर्तियां? देखिए मौखिक स्रोत में तो होगा नहीं, आप लोग जान पा रहे हैं। साहित्य स्रोत किसको बोलते हैं? ये इतिहास लिखा हुआ रहता है, बुक रहता है, ग्रंथ रहता है उसके अंतर्गत। पुरातात्विक विदेशी, विदेशी स्रोत नहीं, ये पुरातात्विक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्खनन किया जाता है और उत्खनन के द्वारा ये मूर्ति से प्राप्त होती है, तो पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत इसको रखा जाता है, पुरातात्विक। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, 16 का सी। जब खुदाई किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, उसी में सब मूर्ति प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इतिहास में राजकीय आदेश प्रायः किसमें मिलते हैं? राजकीय आदेश मतलब क्या बोलते हैं? राजा के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, जैसे हम लोग अभी वर्तमान में देखते हैं, सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी वैकेंसी कुछ निकाला जाता है या निकालने वाला रहता है, तो गजट पारित किया जाता है, तो वही चीज होता था राजाओं के द्वारा। ऑप्शन ए देखिए, वेद के द्वारा, ताम्रपत्र, कथा के द्वारा, या तो फिर उपन्यास के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, वेद, ताम्रपत्र, कथा, उपन्यास। जवाब दीजिए 17 का। 17 का कितने को लॉक कर पा रहे हैं? बी, ताम्रपत्र, बिल्कुल आप लोग का राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतिहास का ताम्रपत्र किसको बोलते हैं? जो तांबा रहता था उसमें लिखा जाता था, उसके बारे में बताया जाता था, उसको हम लोग ताम्रपत्र बोलते थे। तो इसको लॉक कर दीजिए, उसी में बताया जाता था राजा का जो काल है, उसके बारे में जो आदेश जारी किया जाता है, वो सबको दिखाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको लॉक कर दीजिए। इतिहास लेखन व वैज्ञानिक आधार क्या है? जो इतिहास लेखन किया जाता है या वैज्ञानिक आधार क्या है उसको बताना है। अनुमान, कल्पना, प्रमाण, या तो फिर कथा, क्या होगा बताइए? 18 का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विदेशी यात्रियों में कौन भारत आया था? बताइए, जो विदेशी यात्री है उसमें कौन भारत आया था? कालिदास, फाहियान, तुलसीदास, या वाल्मीकि? कालिदास, तुलसीदास या वाल्मीकि ये सभी भारत का रहते हैं, बस एक है कौन? फाहियान, जो विदेशी है। ये फाहियान कहाँ से आया था बताइए? ये चाइनीज यात्रा था, यात्री था। चलिए जवाब दीजिए 19 का। ये कब भारत आए थे, किसके शासन काल में आए थे बताइए? आप लोग को बताए थे पिछला क्वेश्चन में भी, यहाँ पे आपको बता देते हैं।
यहाँ ध्यान रखिए इसका डेट, यानी 339 से लेके 415 तक, लगभग ये 15 साल तक भारत में याद रहते हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इसको हम बताए थे कि अफाहियान, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, ये गुप्त वंश शासनकाल में आता है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत में कहाँ कहाँ रहता है? आने टाइम ये स्थल मार्ग से आता है और जाने टाइम समुद्री मार्ग से जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये पाटलिपुत्र हो गया, काशी हो गया, नालंदा हो गया, कुशीनगर हो गया। कुशीनगर गौतम बुद्ध का जुड़ा हुआ स्थान है, ध्यान रखिएगा। इतिहास में उसको बताएंगे, पहुंचेंगे वहां तो ये सब ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत किस काल में आया था? बताइए, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल या तो फिर मुगल काल? बताइए, जवाब दीजिए, कितने को सही कर पा रहे हैं? ये हर्षवर्धन के काल में आए थे, तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का सी। कब से कब आए थे इसका भी शासन काल देख लीजिए, पूछता है। 606 से लेके 647, ये नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किए थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक हो जाएगा? सी को लॉक कर दीजिए, हर्षवर्धन के काल में आए थे। इसको भी पूछा जाता है बार बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भवन, स्फूत, गुफाएं किस प्रकार का स्रोत है? देखिए, भवन है, स्तूप है, गुफाएं हैं। स्तूप किसको बोलते हैं? जैसे पहले राजा महाराजा के द्वारा ऐसे ऐसे बनाया जाता था स्तूप, देखते जैसे मंदिर नुमा का मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे एक अच्छा वाला, इसको स्तूप बोला जाता है, ऐसा टाइप से रहता है उसी को। तो ये मौखिक स्रोत है, साहित्य स्रोत है, पुरातात्विक है या धार्मिक है? चलिए किसका जवाब दीजिए। तो ये भी आ जाएगा किसके अंतर्गत? पुरातात्विक के द्वारा। खनन होता है, उत्खनन होता है, उसी के अंतर्गत ये सभी मिलता है। जमीन के नीचे रहता है, कहीं ऊपर रहता है। ये गुफाएं हैं, पहाड़ में बनाया हुआ रहता है, भवन बनाया हुआ रहता है जो जमीन के नीचे। झारखंड में भी आपको बहुत सारा मिलता है। झारखंड में जो गुमला जिला के अंतर्गत सिसे प्रखंड के अंतर्गत एक आता है, जो कि वहाँ पे देखते हैं नवरत्नगढ़, जो आज भी दिखा जाएगा, भवन बनाया हुआ है पहाड़ के जस्ट नीचे। आपको ऐसा बहुत सारा मिलेगा देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसको लॉक कर दीजिए, सी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। सभी को जवाब दीजिए, सभी को जवाब दीजिए। आप लोग जवाब देने में कमी कर रहे हैं। जनश्रुति किस प्रकार का स्रोत है? बताइए, 22 नंबर का जवाब दीजिए। बताइए 22 का जवाब। 22 का जवाब आप लोग का नहीं आ पा रहा है। जितने कोई सी लॉक कर रहे हैं मौखिक, इसको लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पांडुलिपि प्रायः किस प्रकार लिखी जाती थी? मतलब क्या चीज में लिखा जाता था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, कागज में, भोजपत्र में, पत्थर में या फिर सोना में? क्या चीज में लिखा जाता था? पांडुलिपि बोला तो हाथ से लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जितने के लोग किए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजपत्र और साथ ही साथ ताड़ पत्र में लिखा जाता था। ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया है आप लोग को 24। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिए। सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? बताइए, सिक्का से हमको क्या जानकारी मिलता है, उसको जवाब देना है। शासनकाल का नाम, काल निर्धारण, आर्थिक स्थिति या फिर सभी? क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी लॉक कर दीजिए, सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी जितने के लोग किए हैं आप लोग का सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर। इतिहास का स्रोत नहीं है, कौन सा इतिहास का स्रोत नहीं उसको बताना है। शिलालेख, सिक्के, उपन्यास, पांडुलिपि? बताइए, इतिहास का स्रोत नहीं है। शिलालेख आप लोग है जानते हैं, सिक्का भी है जानते हैं, उपन्यास नहीं है, पांडुलिपि है। क्यों? उपन्यास है ये कल्पना करके लिखा जाता है, आदमी कहानी बना देता है, समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपसे नहीं पूछा है, तो आप लोग सी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपन्यास इतिहास का स्रोत नहीं है। इतिहास का स्रोत दो रूप में होता आप लोग को पता है, पुरातात्विक और साहित्य स्रोत। पुरातात्विक के अंतर्गत जितने भी
खोज उत्खनन किया जाता है और साहित्य के अंतर्गत जितना भी लिखा जाता है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, और उसमें कंप्लीट करेंगे हम लोग इतिहास के स्रोत है, लेखन के स्रोत हैं उसके अंतर्गत। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्लास नंबर 2 हो गया है। झारखंड टेट के लिए ये क्लास नंबर पहला हो जाएगा। पहला सिलेबस में आपको दिया हुआ नहीं है, जिसमें आदि मानव के बारे में, पाषाण काल के बारे में पढ़ाए थे, ताकि आप लोग इतिहास को समझ पाइए। झारखंड इतिहास में ये पहला चैप्टर बोलिए जो सिलेबस में दिया गया है, उसके अंतर्गत यहाँ पे आपको इतिहास लेखन के स्रोत के अंतर्गत ही आता है। एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। फिर बोलिएगा गुरुजी आप नहीं बताए थे, अभी हम बता दे रहे हैं। अभी टाइम है, उसमें मार्च लास्ट तक एग्जाम होने की संभावना था, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा, उससे आगे जाएगा, अप्रैल मई तक जा सकता है। तो आपके पास टाइम है, लग जाइए। लगातार आपका क्लास आएगा। थोड़ा सा बिजी के चलते क्लास नहीं ला पाते हैं, लेकिन क्लास आपका कंटिन्यू आएगा। पॉलिटी का भी क्लास लाएंगे, हिस्ट्री का भी जबरदस्त टाइप से, साइंस का क्लास दिलू सर ले रहे हैं। हो सकता है तो आपका हिंदी का भी क्लास होना शुरू हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। देख रहे हैं एक दो टीचर से बात विचार हो गया है जो कि स्पेशल हिंदी के हैं। तो आज का क्लास कैसा रहा, जाते जाते आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय भारत।